आज आपको यह भी समझना चाहिए कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज का भारत कैसा होता। इसे हम कुछ पॉइंट्स में आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो यह कल्पना की बात है और हम भी आपसे ये कहेंगे कि एक बार कल्पना करके देखिए कि अगर 1947 में जवाहरलाल नेहरू की जगह भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शपथ ली होती तो आज 2021 में नया भारत कैसा होता। सोचिए, आपकी कल्पना शक्ति कहां तक जाती है। पहली बात जो हमें लगती है वो ये कि भारतीय राजनीति में नेहरू गांधी परिवार आपको या तो होता ही नहीं या फिर उसकी जड़ें इतनी मजबूत आज ना होती। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये होती कि नेहरू गांधी परिवार का आज वो स्थान नहीं होता जो आज है। दूसरी बात, चीन के साथ भारत का युद्ध शायद या तो नहीं हुआ होता और अगर हुआ भी होता तो उसके नतीजे कुछ और होते और शायद चीन के साथ हमारा सीमा विवाद भी न होता। तीसरी बात, अगर बोस आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश का शायद बंटवारा भी न होता और पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद अलग राष्ट्र न बन, क्योंकि नेताजी सैन्य शक्ति के गठन में विश्वास रखते थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन करके यह साबित भी कर दिया था। चौथी बात, नेताजी का मानना था कि भारत को एक मजबूत लीडर की जरूरत थी जो देश के लोगों को कड़े अनुशासन का महत्व समझाता। यानी बोस अगर प्रधानमंत्री होते तो हमारा देश आज कहीं ज्यादा अनुशासित होता, क्योंकि वो आजादी के तुरंत बाद देश को अनुशासन में ले आते, क्योंकि उस समय इस देश को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता थी वो थी अनुशासन की और वो अनुशासन हमारे देश को पहले दिन से ही मिला नहीं, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग मुद्दों पर राजनीति चल रही थी। पांचवी बात, भारत में लिमिटेड डेमोक्रेसी होती, यानी टू मच डेमोक्रेसी का जो सिद्धांत है जिसकी वजह से आज हमें बहुत परेशानियां होती हैं। आज आप बहुत सारे रिफॉर्म्स इस देश में कर नहीं सकते क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र है। अगर नेताजी होते तो जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र से होने वाली समस्याएं शायद भारत के सामने आज उस रूप में ना होती जैसी आज हैं। छठी बात, बोस पंडित नेहरू से 10 साल छोटे थे, यानी इससे आजाद भारत को एक कहीं ज्यादा युवा नेतृत्व मिलता जिसका असर आज के भारत की नीतियों पर भी साफ साफ दिखाई देता। और जो बोस की पूरी आउटलुक थी वो बहुत फ्यूचरिस्टिक थी, वो हमेशा भविष्य के बारे में सोचते थे और अपने समय से बहुत आगे का सोचते थे, इसलिए वो बहुत दूरदर्शी थे। और उस समय अगर वो प्रधानमंत्री होते तो उनकी जो नीतियां हैं वो भारत को बाकी के देशों से कहीं ज्यादा आगे ले जाकर खड़ा कर देती। सबसे आखिरी और बड़ी बात यह है कि बोस महिला सशक्तिकरण में बहुत विश्वास रखते थे और जाति व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थे। यानी इन दो बड़े मुद्दों पर बोस के विचारों का भारत को आज लाभ मिलता अगर वो प्रधानमंत्री लंबे समय तक बने रहते तो। महिलाएं आज कहीं ज्यादा सशक्तिकरण उनका हो चुका होता। आज आपको जो जाति पाति की बेड़ियां चारों तरफ दिखाई देती हैं, जाति के नाम पर जो राजनीति होती है, धर्म के नाम पर जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, वो सारी राजनीति शायद तब ना होती। बोस के विचारों की शक्ति को समझाने के लिए आज हमने उनके कुछ यादगार भाषण निकाले हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए जो गलतियां हमने पाकिस्तान के साथ की, जो गलतियां हमने 1971 में की, जब हमने पाकिस्तान से जीता हुआ जो इलाका था वो पाकिस्तान को वापस दे दिया, जो गलतियां हमसे हुई जब हमने पाकिस्तान को आधा कश्मीर ले लेने दिया और जिसे आज हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, अगर बोस होते तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ना होता, पूरा के पूरा कश्मीर आज हमारा होता। वो क्या चाहते थे? भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति से पूरा वाकिफ रहने की दरकार है, वो ये कहते थे। वो कहते थे असंगठित और कमजोर होना पाप है। वो कहते थे गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है, इसलिए गुलाम बिल्कुल नहीं रहना है। वो कहते थे हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और ना कोई ताकत उसे गुलाम रख सकती है, इतना विश्वास उन्हें था। और वो कहते थे कि आज़ादी की एक कीमत होती है और वो कीमत चुकाने के लिए हर हिंदुस्तानी को तैयार रहना चाहिए। और उनका सपना क्या था? उनका सपना था, वो कहते हैं, हम फिर से लाल किले
दिल्ली में जाकर वहां हमारी विक्ट्री परेड होगी। लाल किले दिल्ली में हमारी विक्ट्री परेड होगी जब हम आजाद होंगे। हमें अपना खून बहाना है, हमें कुर्बानी देनी है और सब रुकावटों का सामना करना है। दुखद बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस का सपना था कि लाल किले पर उनकी विक्ट्री परेड हो, भारत की विक्ट्री परेड हो। लाल किले पर सब कुछ हुआ। लाल किले पर तिरंगा भी लहराया गया, लाल किले से के प्राचीर से हम आजाद भी हुए, हमारी विक्ट्री परेड भी हुई। लेकिन उस सब में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहीं नहीं थे। और यही इस देश के लिए सबसे दुखद बात है। जिसका सपना था वो जब सपना पूरा हुआ तो वो कहीं भी नहीं था। आज हमने एक और किताब पढ़ी उनके बारे में और इस किताब का नाम है इंडियाज बिगेस्ट कवर अप। ये वो किताब है मेरे हाथ में। इसे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर काम करने वाले एक मशहूर लेखक अनुज धर ने लिखा है। और इस किताब में हमें क्या महत्वपूर्ण बातें आज मिली, आज आपको मैं जाते जाते ये सुनाना चाहता हूं। इससे भी आपको समझ में आएगा कितनी नाइंसाफी सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में संबंध कैसे थे? इस किताब के मुताबिक वर्ष 1921 में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस पहली बार बंबई में मिले थे और पहली मुलाकात से ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच संबंध उस तरह के नहीं थे, या ये कहें कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद थे, यानी अच्छे संबंध दोनों के बीच नहीं थे। और इसमें क्या लिखा है अंग्रेजी में, गांधी एंड बोस had not hit it off well from the first time they faced each other in Mumbai's Mani Bhavan in 1921। पहली मुलाकात ही उनकी बहुत अच्छी नहीं रही थी। पहली मुलाकात में ही यह साबित हो गया था कि दोनों के बीच में मतभेद हैं। फिर आगे लिखा, कांग्रेस प्रेसिडेंट बोस wasn't going too far. In his own words, the Gandhi wing would not follow his lead and he would not agree to be a puppet president। यानी जब वो कांग्रेस अध्यक्ष बन गए उसके बाद उनकी जो पारी थी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर वो अच्छी नहीं चल रही थी। और उनके अपने शब्दों में वो ये कह रहे हैं, आगे लिखते हैं कि गांधी विंग से उनका मतलब है कि जो गांधी के जो समर्थक हैं वो सुभाष चंद्र बोस को सहयोग नहीं दे रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस पपेट प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं, यानी वो गांधी के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे, एक कठपुतली की तरह गांधी के हाथ में नाचेंगे नहीं। और यही सबसे बड़ा मुद्दा था। फिर they snatched the charge of Bengal State Congress from him and debarred him from contesting for any position in the party for 3 years। पार्टी में किसी भी चुनाव में हिस्सा लेने पर 3 साल की पाबंदी उन पर लगा दी गई। अब देखिए एक गांधी के समर्थक हैं जो क्या कहते हैं आगे। इन 1940 में बोस वॉज अ नोवेयर मैन। 1940 में बोस कहीं भी नहीं थे, उनकी कोई जगह नहीं थी। दोज हु डू नॉट गो विद गांधी जी आर पोलिटिकली डेड, सेड अ गांधी सपोर्टर अबाउट द 43-year-old। इसमें लिखा है बोस के बारे में कि जो लोग गांधी जी के समर्थन में नहीं होते, जो गांधी जी के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें राजनीतिक रूप से उनकी हत्या कर दी जाती है, उनका कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए गांधी जी के खिलाफ बोलने वालों की यही सजा होती है। और यह बात कही थी गांधी जी के एक सपोर्टर ने इस 43 साल के नेता के बारे में। फिर आगे इसमें कुछ और बहुत अच्छी बातें लिखी हैं इस किताब में, मैंने वो भी आज आपके लिए नोट करके रखी हैं। यहां जो एक बात समझने वाली है वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में समर गुहा नाम के एक फ्रीडम फाइटर हैं और वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे। समर गुहा ने क्या लिखा है देखिए, वो लिखते हैं, ही चार्ज दैट इट वॉज नॉट एन ओमिशन बट अ डेलिबरेट एंड कैलकुलेटेड एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट टू मिनिमाइज द पोजिशन ऑफ नेताजी एंड रेलिगेट हिम टू सेकेंडरी लीडरशिप इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल फ्रीडम। तो समर गुहा लिख रहे हैं इस किताब में, जो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को जानबूझकर कांग्रेस की सरकार ने उनकी पोजीशन को नीचे रखा और उन्हें कभी भी फ्रंट लीडरशिप के तौर पर उजागर नहीं होने दिया, उन्हें हमेशा दबाया। और इसमें यह बताने की कोशिश की है कि हमारे देश की फ्रीडम मूवमेंट जो है उसमें एक सेकेंडरी लीडरशिप के तौर पर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पोर्ट्रे किया है। हमारे देश की कांग्रेस सरकारों ने ऐसा किया है।
और इसमें एक और खास बात यह है जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम आज़ाद भी हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी हमने कभी भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं दिया। और उनको जो पहला सम्मान मिला है वो मिला है 1978 में, जब पहली बार इस देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। जब 1978 में पहली बार संसद भवन के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाई गई। इस देश को इतने वर्ष लग गए। 1978 में पहली बार संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी का पोर्ट्रेट लगाया गया था। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक नेताजी को आजादी के 31 साल बाद पहली बार ठीक तरीके से सम्मान दिया गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की सरकारें कभी ये चाहती नहीं थी। जैसे ही पहली बार कांग्रेसी सरकार बनी, हटी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उनका सम्मान किया। जहां यह एक बात समझने वाली है वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही सिंगापुर में भारत की आजादी का ऐलान कर दिया था और उस आजाद भारत की पहली अस्थाई सरकार के वो प्रमुख थे। यहां कायदे से उन्हें आजादी के बाद देश के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हमें लगता है कि यह एक ऐतिहासिक और राजनीतिक बेईमानी है जिसका पश्चाताप आज देश की सरकारों को करना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस का श्रेय लूटने वाले नेताओं को भी यह नहीं भूलना चाहिए। अब हम आपसे आज सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर आज बात करने वाले थे, लेकिन अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम आपसे वो बात कर पाएं। लेकिन आज आपसे हमारी अपील यही है कि सुभाष चंद्र बोस के लिए अब समय आ गया है जब आप अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। और हमने आपको आज उनको बता दिया आपको कि उनका असली सम्मान आप कैसे कर सकते हैं। आज हमने आपको ये हैशटैग दिया, नेताजी वर्सेस नेहरू जी। ये Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.